विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने कार्यों में मस्त होंगे और जो भी अपनी दिनचर्या होगी उस सभी में आप लोग लगे रहते होंगे। एक नई ऊर्जा और एक नई ताजगी के साथ आज हम आए हैं भारतीय संविधान को लेकर, जिसमें हमने अनुच्छेद 126 तक करवा दिए थे। आज हमारी वीडियो रहेगी, उस वीडियो में 127 अनुच्छेद से लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं अनुच्छेद 127 अनुच्छेद क्या कहता है, क्या उसके अंदर है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मैं अनुच्छेद आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो ज़्यादातर जो अनुच्छेद होते हैं उसमें छोटी से छोटी मैं बातों को बताता हूँ और अपनी एक आसान भाषा में समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अनुच्छेद 127 की तरफ। अनुच्छेद 127 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 127 के अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को जारी रखने या आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की एक न्यूनतम संख्या कोरम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोरम संख्या को मतलब कोरम भी बोल सकते हैं संविधान की भाषा में, की आवश्यकता होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों को एक निर्दिष्ट समय के लिए, यानी एक उनका जो उन्होंने एक समय तय कर लिया है, उस समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकते हैं। निर्दिष्ट का मतलब होता है एक उन्होंने समय तय कर लिया कि इस समय से लेकर इस समय तक ये होना है। जैसे 9 बजे से आप पढ़ते हो 12 बजे तक, तो आपका एक समय निर्धारित है कि इस समय से लेकर हम पढ़ेंगे, इस समय तक हमारा जो पढ़ाई रहेगी वो इस समय तक 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 11 बजे तक करेंगे, तो उसमें एक निर्धारित समय हो गया। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक निर्दिष्ट समय के लिए, किसे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसकी बात आ रही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्दिष्ट समय के लिए, किसे, निर्दिष्ट समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नामित कर सकते हैं। किसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, इसमें न्यायाधीश के रूप में। और कब, ऊपर चलते हैं, अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को जारी रखने या आयोजित करने के लिए, कब, सत्र को, किसके, सर्वोच्च न्यायालय, कौन से सत्र को, सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को, ठीक है, जारी रखने या आयोजित करने के लिए, कैसे, आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या, जो वहां के स्थायी जो न्यायाधीश होंगे उनकी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूनतम का मतलब होता है कम, एक न्यूनतम, और यहीं पर अगर उच्चतम होता तो इसका रहता ऊपर की, मतलब ज्यादा, पर यहाँ पे क्या दिखा है, न्यूनतम, तो न्यूनतम का मतलब रहेगा कम। ठीक है, संख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप जब हमारी वीडियो देखेंगे तो हमारी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप कर देंगे, वीडियो को आगे बढ़ जाएंगे, तो जो हम छोटे छोटे पॉइंट होते हैं समझाने वाले और समझने वाले, वो आपके माइंड में नहीं आ जाएंगे और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट या जो कोई अनुच्छेद है वो आपके माइंड के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और अपनी आसान भाषा में हम समझाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। ठीक है, अब तो एग्ज़ाम भी हैं होने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब रहेगा हमारा अनुच्छेद 28। कौन सा अनुच्छेद रहेगा, 28। अभी तो हमारा 27 तो कंप्लीट कर लिया, अब जो हमारा अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा 128। 128 क्या बोल रहा है इसके बारे में बताते हैं। यह नागरिकों के, किसके, यह नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, कब, यह नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। जो हमारा अनुच्छेद 128 है वही किस बात को कह रहा है, नागरिकों के, समझने वाली बात है, नागरिकों के मानव अधिकारों की जो संविधान के द्वारा
मानव अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका, कौन सी, न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। कौन सा देश है, जना संवैधानिक, ठीक है। संवैधानिक मतलब संविधान के द्वारा एक जनादेश है, ठीक है। तो जो हमारा अनुच्छेद 128 है, तो वह इस बात कह रहा है जो हमको मानव अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका जो होती है संवैधानिक एक जनादेश है, जो हमारा अनुच्छेद 128 कह रहा है या बोल रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें और वीडियो को स्किप मत करें और एंड तक वीडियो देखें, तभी आपके ये अनुच्छेद समझ में आएंगे। और कहने के लिए और करने के लिए मैं इन अनुच्छेदों को एक एक लाइन में कर सकता हूँ, पर उससे आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना ही कोई हल होगा। आप कहोगे कि इसमें इतना है, इसमें इतना कैसे हो गया, पर नहीं, हम आप लोगों को वो चीज़ प्योरली चीज़ दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अनुच्छेद अब 129 पे हम आते हैं। 129 अनुच्छेद क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। बहुत सी सिंपल बात है, बहुत सरल बात है, बहुत ही ज्यादा। जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 है, वो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय, किसमें, अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 130 की तरफ। अब हमारा चलेगा अनुच्छेद 130, ठीक है। अब अनुच्छेद 130 हमारे क्या बोल रहा है, देखते हैं। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा। क्या, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेंगे या करें, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद 130 है वह किस बात को बोल रहा है उसको हम समझते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, दिल्ली में अथवा, ठीक है, जगह का नाम भी दे दिया उन्होंने, पहले अथवा भी लगा दिया है। क्या लगा दिया, अथवा भी उन्होंने लगा दिया। ऐसे अन्य स्थानों या स्थानों, ठीक है, में अधिविष्ट होगा। क्या होगा, अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, किसके, मुख्य न्यायमूर्ति या राष्ट्रपति के अनुमोदन पर समय समय पर नियत करें, ठीक है। अब हमारा आ गया है अनुच्छेद 131। अब अनुच्छेद 131 क्या वो कह रहा है उसको जानते हैं। सभी अंतःराज्य या कोई और राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक अधिकार क्षेत्र देता है। जो हमारा अनुच्छेद है क्या कह रहा है, क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उसको समझेंगे हम। देखो, सभी, पहली बात तो होगी सभी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राज्य या कोई और राज्य विवादों पर, ठीक है, विवाद की बात आ गई, विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक अधिकार क्षेत्र देता है। मतलब अगर किसी चीज अंतःराज्य यानी जो हमारे जितने भी भारत के राज्य हैं उन राज्यों के अंदर, ठीक है, या कोई राज्य
साफ साफ यहाँ पे अंतः राज्य को बोलने के बाद उन्होंने पे बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने उस बात को खोल दिया है। क्या खोला है? पहले अंतः राज्य बोल दिया है, ठीक है। अब मान लो किसी को नहीं समझ में आया तो उन्होंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा सरल करके यहाँ पे राज्य का रूप दे दिया है, या राज्य का यहाँ पे नाम क्लियर कर दिया है। क्या? राज्य विवादों पर। सीधा हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर, कि राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक अधिकार क्षेत्र देता है। यानी ये प्रथम, कौन? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो प्रथम रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अनुच्छेद 132 आता है। अब हमारा अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है उसको हम जानते हैं। अब हमारा अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय के किसी, क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह दीवानी, कोष्टक में उन्होंने सिविल भी कर दिया है, अथवा फौजदारी में से किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। किसमें? जो उच्च न्यायालय है। समझने का प्रयास करना। उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह, ठीक है, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर, ठीक है, चाहे वह दीवानी हो, सिविल हो, फौजदारी हो या अन्य, ठीक है, किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, चलो हम आगे का हम सहारा लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मार्केट से हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी वस्तु, मान लीजिए वस्तु खरीदने जाते हैं तो एक दुकान पर प्राइस पता करते हैं, अरे यहाँ ठीक नहीं लगा, चलो अगली दुकान पे देखते हैं, तो हो सकता है अगली दुकान पे मतलब उसका कुछ ठीक ठाक मिल जाए। तो मतलब वही यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे उसको न्याय नहीं मिला, अब वो आगे भी बढ़ जाएगा। आगे का मतलब है उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तो है, फिर उससे भी ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। अगर उसकी वहाँ ना सुनी जाए या वहाँ ना उसका कार्य किया जाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी बात को रख सकता है और अपने जो कानूनी कार्रवाई है उसको कर सकता है जाके, ठीक है, किसी वकील द्वारा अपील की जा सकती है उसकी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अनुच्छेद 133 आएगा। अब अनुच्छेद 133 क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 133 क्या कह रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, क्या? जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सार्वभौमिक कानूनी प्रश्न है, उस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है। जो हमारा अनुच्छेद 133 है वो ये कहना चाहता है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये दीवानी का जो दीवानी नहीं मामले होते हैं, दीवानी कानूनी, ये उसका मामला है, ठीक है, उसके बारे में ये बोल रहा है। हम आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि जो दीवानी 132 अनुच्छेद में नहीं बोला मैं, दीवानी फौजदारी है और सिविल है, ये जो है ये दीवानी का ही यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, जैसे कि हमने 132 में बोल रखा है कि अगर हम सहमत नहीं हैं उसके निर्णय से, किसके? उच्च न्यायालय के निर्णय से, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज बोल रहा है, अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, ठीक है, या तो हम सहमत नहीं, या फिर जो न्यायालय है, कौन सा उच्च न्यायालय है, ये प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध
कि उस मामले का जो संबंध है सार्वजनिक महत्व के किसी सारगर्भित कानूनी प्रश्न है। कौन सा है? सारगर्भित कानूनी प्रश्न है। उस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है। या तो यहाँ पे बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल रहा है, जैसे हमने अनुच्छेद 132 में आपको बिल्कुल क्लियर बोल रखा है, उसके बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है हमने कि अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय में अगर आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, समय से देरी हो रही है, अगर न्याय मिल भी गया है तो आप उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हैं। या फिर कंडीशन ये हो कि जैसा कि यहाँ पे बोल रखा है, सर्वोच्च या जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, ठीक है, कि ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, ये सर्वोच्च न्यायालय ही इस पर न्याय करे, तब ये कौन सा मामला जाएगा? दीवानी के मामले के अनुच्छेद 133 में। अब हमारा आ गया है 135, अनुच्छेद 135 को संविधान में शामिल किया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट मामले में अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सके, ताकि उस संविधान, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, वह मामलों में अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सके। अब हमारा आ जाएगा अनुच्छेद 136। अब जो हमारा अनुच्छेद 136 है वह क्या बोल रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण, भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय आदि की सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे अनुच्छेद 136 बिल्कुल सरल शब्दों भाषा में है। भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय आदि की सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हम याचिका अपनी दायर कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, अब हमारा रहेगा अनुच्छेद 137। अब ये अनुच्छेद 137 क्या कह रहा है इसके बारे में जानते चलिए। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को, समझने वाली बात है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन यानी उस पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 137 है, उस अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय यदि किसी मामले में अगर उसने अपना जो निर्णय था उसको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ कुछ गलत निर्णय कर रहे हैं, तो उस पर उसको पुनरावलोकन करने का अधिकार है। क्या? पुनरावलोकन करने का, यानी उसको दोबारा से सोचने का अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर, अपने निर्णयों पर पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। अब हमारा अनुच्छेद 138, जो हमारा अनुच्छेद 138 है वह क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, क्या? भारत के, किसके? भारत के सर्वोच्च न्यायालय,
ठीक है, शक्ति के विस्तार से संबंधित है। बहुत ही अच्छी भाषा में समझाएंगे, सरल भाषा में, जो कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जल्दी समझने का प्रयास करें, ठीक है। और हम अपनी उसी भाषा में ही आपको समझाएंगे जिसमें आप लोग समझना पसंद करेंगे। बिल्कुल सरल भाषा, ठीक है दोस्तों। तो जो अनुच्छेद 138 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 138 है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विस्तार से संबंधित है कि इसकी जो शक्तियां हैं, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, विस्तार मतलब फैली हुई, ठीक है, जो शक्तियां है उसके बारे में बताता है। किसके, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अब अनुच्छेद 139, ठीक है, 138 हो गया, अब 139 पर आते हैं। अब 139 क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में प्रदत्त किया जाता है। कुछ रिट निकालने की शक्तियां का उच्च न्यायालय के प्रदत्त किया जाता है। अब अनुच्छेद 140, अब अनुच्छेद 140 क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्तियों से संबंधित है। सहायक शक्तियां किसकी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्तियों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रहेगा अनुच्छेद 141। अब अनुच्छेद 41 हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। क्या होगा, बाध्यकारी होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अनुच्छेद 141 का पॉइंट है या खंड 1, ठीक है, कौन सा, 142, ठीक है, 141 और ये रहा 142 खंड 1। सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। जो हमारा अनुच्छेद 142 है वह सुप्रीम कोर्ट को, किसे, सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 का 1। अब हमारा अनुच्छेद 142 का दूसरा खंड या पॉइंट 2 बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति को बुलाने, ठीक है, डॉक्यूमेंट मांगने के साथ साथ अपनी अवमानना के मामले की जांच या दोषी को दक्षता करने को लेकर आदेश पारित करने का विशेषाधिकार होगा। ये अनुच्छेद 142 का पॉइंट दूसरा। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति को बुलाने, ठीक है, डॉक्यूमेंट यानी जो उसके कागज हैं उनको मंगाने के साथ साथ अपनी अवमानना के मामले की जांच या दोषी को दक्षता करने को लेकर आदेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। दोस्तों मैं ये संविधान की जो वीडियो में डालता हूँ, ये संविधान की वीडियो अनुच्छेद 1 से लेकर सभी इसके संविधान के अंत तक अनुच्छेद अपनी वीडियो को बनाऊंगा
और जो मेरा चैनल स्टडी विद शिवम सर है उस पर हम इन वीडियो को डालेंगे और इस हिसाब से डालेंगे जिससे कि आपको देखने में और पढ़ने में कोई समस्या ना हो। अपनी आसान भाषा में, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम बिल्कुल अपनी आसान भाषा, सरल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आप लोगों के सीधा माइंड में जो भी अनुच्छेद है वो अच्छे से समझ आए और कभी भी आप ना भूलें उस अनुच्छेद को। इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा का उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ ये अनुच्छेद खत्म होने के बाद सारे फिर जितने संविधान संशोधन हुए उनके बारे में हम वीडियो डालेंगे अलग से। ये तो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद चल रहे, अभी तो ये चलेंगे अनुच्छेद। उसके बाद में अनुच्छेद खत्म होने के साथ ही हम जितने भी भारतीय संविधान में जितने भी संविधान संशोधन हुए एक से लेकर जितने भी और अभी तक जो हो रहे हैं वो सभी हम अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये संविधान संशोधन के बारे में जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अनुच्छेद 143 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा चलेगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति, यानी जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 143 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है। किसकी? राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जिसको कौन? राष्ट्रपति है जो वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है और जिसे वह कौन? राष्ट्रपति जिसे लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हमारा अनुच्छेद 144 क्या कह रहा है? भारत के क्षेत्र में सभी अधिकारों, नागरिक और न्याय सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। क्या है? भारत के क्षेत्र में सभी अधिकारों, नागरिकों और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अब हमारा अनुच्छेद 145 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 145। और कौन से नियम? किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्रियाकलापों, ठीक है, जो उसकी काम है, ठीक है, क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित, ठीक है, नियमित रूप से करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, आज के जो हमारे अनुच्छेद 145 तक समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है, अनुच्छेद 146 से लेकर। तो दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को, जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे इतना ही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में वीडियो को लाइक फिर शेयर करें दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा
कि जो हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इन वीडियो में शॉर्ट वीडियो भी हम डालते हैं जिसमें कि कुछ नए नए नियम निकलते हैं। जैसे अभी पुलिस की भर्ती निकली तो मैंने इसकी भी शॉर्ट वीडियो डाली थी और लॉन्ग वीडियो भी हमने डाली थी, जो हमारे विद्यार्थी हैं उन तक ये सूचना समय से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और जो नए नए नियम निकलते हैं, नया कानून बनते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट भी बनाते हैं, लॉन्ग भी बनाते हैं, दोनों तरह की वीडियो बनाते हैं, जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो दोस्त हैं उनसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और हर तरह की महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सूचना आपको मेरी लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो में समय से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।